हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। आज हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का लेक्चर नंबर 14 का वीडियो बनेगा। 13वें वीडियो में आप लोगों ने देखा कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स मैं पढ़ा रहा था। उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से रिएक्शन था। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन विथ मैकेनिज़्म मैंने डिटेल बताया था। काफ़ी लंबा वीडियो कल बना दिया था, पिछला 13वां वीडियो। आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स ही पढ़ेंगे, छोटा सा है। उसके बाद हम लोग आज हेलो एरिन्स की प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन्स, दोनों चल रहा है ना। हेलो एल्केन्स समाप्त हो चुका है, तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, उसका कौन कौन सा कारण है, तो पूरी डिटेल स्टडी आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से मैंने सेंड मेयर रिएक्शन बताया था। अब मैं हेडिंग डलवाऊंगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से ही चलेगा, छोटा सा है, बाई गाटरमैन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, आता है बोर्ड में और कंपटीशन में पूछता है। बाई गाटरमैन रिएक्शन, GATTERMAN, बाई गाटरमैन रिएक्शन। तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें होता क्या है, N2Cl बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, उसी से बनेगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। वहाँ पे CuCl2 ले लेते सेंड मेयर में। यहाँ पर क्या लेंगे, कॉपर का पाउडर प्लस HCl। एक और ले लो, N2Cl प्लस और माइनस, ये भी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है। यहाँ पर भी कॉपर ले लो और HBr ले लो। तो HCl लोगे तो Cl जुड़ जाएगा, HBr लोगे तो HBr जुड़ जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। HBr लोगे तो ब्रोमोबेंजीन, ये हो गया Br, डेट्स लाइक ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो यह प्रिपरेशन हो गया किसका, न्यूक्लियर हेलो एरिन्स, जिसमें हेलोजन डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से। तो मैं दो बताया था, एक न्यूक्लियर और एक क्या था, साइड चेन। तो यह न्यूक्लियर वाला मैं सेंड मेयर, गाटरमैन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरा डिटेल पढ़ा दिया। अब हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ साइड चेन हेलो एरिन्स, प्रिपरेशन ऑफ साइड चेन हेलो एरिन्स। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखो अगली हेडिंग होगी, यह भी छोटा सा है, प्रिपरेशन ऑफ साइड चेन हेलो एरिन्स, प्रिपरेशन ऑफ साइड चेन हेलो एरिन्स। ठीक है, साइड चेन में क्या बताया गया था कि हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से न जुड़ा हो, 1, 2 या 3 कार्बन से के माध्यम से जुड़ा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड चेन हेलो एरिन्स। एग्जाम्पल तुम देख लो, बहुत से एग्जाम्पल है। CH2Cl, या कार्बन की संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, तो पहला प्रिपरेशन देखो, व्हेन टॉल्यूएन रिएक्ट विथ halogen in the presence of sunlight form side chain हेलो एरिन्स। क्लियर हो रहा है? टॉल्यूएन समझ रहे हो, टॉल्यूएन क्या होता है, CH3 हो गया प्लस
यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सिंपल है। यहाँ से H और यहाँ से Cl, एच म्यू मतलब सनलाइट, यहाँ से क्या निकल गया H और यहाँ से Cl, HCl क्या जुड़ गया CS2Cl, CS2Cl। क्लियर हो रहा है? बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड राइट डाउन करते चलिए। क्लियर हो रहा है? इसको बोलेंगे टाल्विन या मेथिल बेंजीन। इसको क्या बोलेंगे? टाल्विन या मेथिल बेंजीन। जब हेलोजन से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और एक H और एक यहाँ Cl गायब होगा और Cl यहाँ पर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये राइट डाउन करते चलिए, कोई दिक्कत? अब देखो ये सब बहुत आसान रिएक्शंस हैं, बोर्ड्स में कभी कभी आ भी जाते हैं और ये सब आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, प्रिपरेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स। इसमें पहला रिएक्शन ही मैं पढ़ाया था, ठीक है। अब देखो मान लो व्हेन Cl2 लिए थे ना, Cl2 ले लो। व्हेन Cl2 इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट, क्या लिया गया है? Cl2 किस में लिया गया है? एक्सेस अमाउंट में अगर लिया जाए तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखो तब तक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे जब तक कि इसका तीनों हाइड्रोजन Cl से सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। तो देखो Cl2 HCl, H म्यू मतलब इज इक्वल टू H म्यू, एनर्जी ऑफ फोटॉन मतलब सनलाइट। यहाँ से H और यहाँ Cl, HCl निकल गया, क्या बन जाएगा? CH2Cl बन जाएगा। फिर एक्सेस अमाउंट में फिर Cl2, फिर H म्यू, फिर यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, क्या निकल गया? HCl, क्या बन जाएगा? CHCl2 हो जाएगा। फिर लो तब तक करेंगे जब तक कि पूरा हाइड्रोजन रिमूव ना हो जाए, क्या निकल जाएगा? HCl। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl निकल गया। क्लियर हो रहा है? यह उस कंडीशन में है जब हैलोजन का अमाउंट हम क्या कर लेंगे? एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे। क्लियर हो रहा है? तो यह साइड चेन हो गया। अब एक कंडीशन में और इसमें बता रहा हूँ कि अगर यह कार्बन यहाँ पर एक लिया गया, ठीक है, अगर हम दो कार्बन मतलब एक कार्बन से ज़्यादा कार्बन अगर जोड़ रहे हैं तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट क्या होगा? मेरी बात समझिए। यहाँ पे आप टाल्विन में बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा है ना, तो हम एक ऐसा कंपाउंड ले रहे हैं जिसमें बेंजीन एक कार्बन से ना हो, कितने कार्बन जुड़ा हो? दो कार्बन से जुड़ा हो। तो उस कंडीशन में हम क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? ठीक है, तो ही मैं लिख दे रहा हूँ, साथ साथ लिख दे रहा हूँ उसी में। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ व्हेन मोर देन वन कार्बन अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, जब एक से ज़्यादा कार्बन अटैच हो क्या हो? बेंजीन रिंग में। तो इस कंडीशन में याद रखना बेटा, सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजाइलिक कार्बन। तो इस कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा? मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट बेंजाइलिक कार्बन। क्या कहने का मतलब है? ध्यान से देखो, CH2CH3, यहाँ कितना कार्बन है? एक से आ रही है दो। इस जो कार्बन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक कार्बन। इसका रिएक्शन Cl2 H म्यू, तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl, क्या निकल गया? HCl, और क्या जुड़ जाएगा? CHCl CH3। दिस इज द प्रोडक्ट। नाम लिख लोगे ना, 1 2 हो जाएगा, 1 2। तो 1 क्लोरो 1 फेनिल इथेन, 1 पे क्लोरो है 1 पे फेनिल है, तो 1 क्लोरो 1 फेनिल, 2 कार्बन का है तो इथेन, 1 क्लोरो 1 फेनिल इथेन। क्लियर हुआ? तो इस तरह की जानकारी आपको होनी चाहिए। रिएक्शन इस तरह का है तो क्या करेंगे? मैं क्लियर कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है?
तो अगर एक कार्बन से है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक कार्बन से ज़्यादा है तो सब्स्टिट्यूशन हम कहाँ पे कराएंगे, जहाँ जो बेंजाइलिक कार्बन होगा, बेंजाइलिक कार्बन कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे कि सर बेंजाइलिक कार्बन होगा, कार्बन होता है जो डायरेक्टली किससे जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन करिए। तो यह प्रिपरेशन हो गया न्यूक्लियर हेलोएरिन्स का और साइड चेन हेलोएरिन्स का। क्लियर हो रहा है? आगे आओ, मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। बढ़ा जाए। अब थोड़ा सा आओ और थोड़ा सा अंदर जाने का प्रयास करते हैं। अंदर जाने का प्रयास मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हेलो एल्केन्स जब मैंने पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा कि जब आप ROH ले रहे थे, बोलो ROH जब आप ले रहे थे तो इसका पोटेशियम एक्वस KOH से या किसी हेलोजन से आप करा रहे थे, आप किसी भी हेलोजन से करा रहे थे, तो यहाँ से OH सब्स्टिट्यूट होता था और यहाँ क्या बनता था, RX, बोलो बनता था ना। कब? जब हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं तब, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, अल्कोहल। क्या अगर हम फिनॉल ले लें और इसका रिएक्शन हम हैलोजन से कराएं, इसका रिएक्शन किससे कराएं, हैलोजन से कराएं, तो क्या यह पॉसिबल होगा, बोलो। तो यह रिएक्शन पॉसिबल है, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? ध्यान दो। तो पूछा जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में जो कंपटीशन लिखित वाला होता है कि क्या हम फिनॉल से हेलोएरिन्स प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे पूछा सकता है कि अल्कोहल से हम हेलो एल्केन्स प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिनॉल से हम हेलोएरिन्स प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस कारण को डिस्क्राइब करिए, क्या कारण है, ठीक है। तो ध्यान दो, जब हम सिंपली अल्कोहल ले रहे हैं तो आसानी से यह बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, यह वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और हेलोजन आके जुड़ जा रहा है, और किसका फॉर्मेशन हो जा रहा है, हेलो एल्केन्स का, ठीक है। लेकिन जब हम फिनॉल ले रहे हैं, तो यह आसानी से यह बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा, यह बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं हो पाएगा। क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि यहाँ पे यह OH निकल नहीं पाएगा और हेलोजन आके जुड़ नहीं पाएगा। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर यह ROH का यह बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है, लेकिन यह बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पा रहा, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण आइए देखते हैं, एक्सप्लेनेशन यही मैं लिख दे रहा हूँ कि वाई हेलोएरिन्स इज नॉट फॉर्म बाई फिनॉल, इज नॉट फॉर्म बाई फिनॉल। एक्सप्लेनेशन देखो, ये लोन पेयर हुआ, क्या होता है, रेजोनेंस। इसमें क्या होगा, रेजोनेंस। यह लोन पेयर यहाँ पे आएगा, यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव, यह बॉन्ड हुआ, यह फिर यहाँ पे शिफ्ट होगा, यह यहाँ पे शिफ्ट होगा। फर्स्ट ईयर में पढ़ाया हूँ मैं क्लास में, यह डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, यहाँ पर यह बॉन्ड बन जाएगा, और यह निगेटिव यहाँ आया, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं कि रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर जो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, यह लोन पेयर जो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, इस कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, देखो डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पर भी क्या हो गया, डबल बॉन्ड। तो ड्यू टू कॉन्जुगेशन फिनॉल डेवलप पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्लियर हो रहा है।
तो रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन की वजह से यह फिनॉल, यहाँ पे C है, यहाँ पे O है, तो C और O के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड बन जा रहा है। और जब डबल बॉन्ड बन जाता है तो डबल बॉन्ड का क्लीवेज आसानी से नहीं होता है। तो डबल बॉन्ड का जब क्लीवेज आसानी से नहीं होगा तो फिनॉल से हेलोएरिन्स का रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। समझ में हो रहा है, आ रहा है, नहीं होगा, क्लियर हो रहा है। तो अल्कोहल से हम आराम से हेलो एल्केन्स बना सकते हैं, लेकिन फिनॉल से हम हेलोएरिन्स नहीं बना सकते हैं। कारण क्या है कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, एंड दिस लोन पेयर इज कॉन्जुगेट विद दिस डबल बॉन्ड, ड्यू टू विच a partial double bond character develop between carbon and oxygen, and we cannot easily cleave या break the double bond. That's why phenol does not form haloarenes. क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत? लिख लोगे, कोई पूछेगा बता लोगे कि फिनॉल से हेलोएरिन्स क्यों नहीं पॉसिबल है, तो इसका कारण क्या है? एक लाइन में, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जा रहा है और डबल बॉन्ड का ब्रेक या क्लीवेज पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि फिनॉल से हम हेलोएरिन्स प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको भी आप राइट डाउन करिए, आगे बढ़ा जाए। वीडियो पूरा देखा करिए, तब क्वेश्चन पूछा करिए। वीडियो पूरा देखते नहीं हो, क्वेश्चन पूछ देते हो। एक बार वीडियो देखिए पूरा पूरा, तब आगे स्किप करके या फॉरवर्ड करके आगे मत बढ़ा करो, पूरा देखा करो। ठीक है, बढ़े। और खास कर ये जैम, जो बीएससी स्टूडेंट जो जैम की एमएससी जो आईआईटीज करना चाहते हैं, वह खास कर देखें। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लो कि हेलोएरिन्स जो होता है पानी से भारी होता है, हैवियर देन वाटर। यह पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। तो जब पानी में सॉल्युबल नहीं होता है तो किस में सॉल्युबल होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। ये सब बवाल है, सब जानने की जरूरत नहीं है, सीधे मुद्दे पे आते हैं, जो मुद्दे की पढ़ाई, जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन्स, very very important for competition, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन्स। ठीक है, और देखते हैं हेलोएरिन्स और केमिकल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मैं पॉइंट बनाऊंगा, यह पॉइंट लिखूंगा कि हेलोएरिन्स आर less reactive than हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स में पढ़ा दिया हूँ सारा को। आज पूरे वीडियो में इसी पे बात करेंगे, क्या कि हेलोएल्केन्स जो होता है वह हेलोएल्केन से कम रिएक्टिव होता है। मतलब कि हेलोएल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोएरिन्स। समझ में आ गया क्यों? ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। ठीक है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। रीजन क्या है? पहला है रेजोनेंस इफेक्ट। दूसरा है टाइप्स ऑफ, एक एक बात करेंगे आज, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एट CX बॉन्ड, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड। ठीक है, तीसरा है पोलरिटी ऑफ CX बॉन्ड, सब कॉम्पिटिटिव सवाल है। चौथा है इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटायन। एक एक की बात करेंगे। तो यह मूल रूप से 4 कारण है। इन्हीं 4 कारणों की वजह से, कि यही 4 जो कारण है या जो भी प्रॉपर्टी या जो कुछ बोले, इन 4 कारण की वजह से हेलोएरिन्स क्या होता है? लेस रिएक्टिव देन
एल्केन्स। तो पहला कारण क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट। दूसरा क्या है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एट CX बॉन्ड। तीसरा क्या है, पोलरिटी ऑफ CX बॉन्ड। और चौथा क्या है, इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटायन। फेनिल कैटायन का कम स्टेबल होना, फेनिल कैटायन का कम स्टेबल होना। ठीक है, तो इतना आप राइट डाउन करिए, हेडिंग डालिए रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। मिटाओ। क्लास में ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा आता है, ये ऑनलाइन मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन अब क्या किया जाए, क्योंकि उसमें बच्चे क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, समझने में बड़ा मज़ा आता है, वी ऑर्गेनिक। ठीक है, और देखते हैं। तो पहला कारण क्या था, रेजोनेंस इफेक्ट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ कि हैलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हैलो एल्केन्स। ठीक है, यही है, यही पढ़ना है। कारण क्या है, 4 कारण है। तो पहला कारण हम यहाँ पर बोलेंगे क्या था, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, पहला कारण क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट। आओ देखते हैं। RCH2X, ठीक है, यह हैलो एल्केन्स है। हैलो एल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक, आपको याद होगा हैलो एल्केन्स में पढ़ाया था। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये बाहर जाता है, कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। तो कैसे अटैक करता है, हैलो एल्केन्स में यह बॉन्ड आसानी से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। यह ब्रेक हो जाता है, आसानी से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। लेकिन हैलो एरिन्स में क्या हो रहा है, मैं ये लिख दे रहा हूँ, यह हैलो एरिन्स ले लो, ठीक है, या इसको CH3 कर दो, टेंशन न ले। ठीक है, हैलो एरिन्स में यह X हो गया, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। हैलो एरिन्स में हमको यह बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तभी आके न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, अटैक करेगा। लेकिन हो नहीं पाता है, क्यों नहीं हो पाता है, यहाँ पे लोन पेयर जो है वह किस में पार्टिसिपेट कर लेता है, रेजोनेंस में। किस में पार्टिसिपेट कर लेगा, रेजोनेंस। देखो यह लोन पेयर यहाँ आया X, यह यहाँ पे शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड बना, यह वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव। अब देखो फिर क्या होगा, ठीक है, ये होगा, मार्कर खराब हो गया। अब देखो, तो ड्यू टू रेजोनेंस इन हैलो एरिन्स CX बॉन्ड समझ में आ रहा है, यहाँ बेटा C है, यह C है, CX बॉन्ड डेवलप डबल बॉन्ड कैरेक्टर which is not easily break like हैलो CX बॉन्ड ऑफ हैलो एल्केन्स, CX बॉन्ड ऑफ हैलो एल्केन्स। क्लियर हो रहा है। तो कोई पूछेगा पहला कारण क्या, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या हो रहा है कि भैया इसमें रेजोनेंस हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर कहीं डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। तो आसानी से यह बॉन्ड क्लीव हो जाए, क्लीव मतलब टूट जाएगा, और यह X माइनस चला जाएगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आके क्या हो जाएगा, अटैक कर जाएगा। मैं पढ़ाया हूँ, काफ़ी डिटेल पढ़ाया हूँ, ठीक है। इसमें भी हो सकता है कि यह बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाए, यह चला जाए, कोई आके जुड़ जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस हैलोजन के पास लोन पेयर है और तुरंत अल्टरनेट के बाद क्या है, डबल बॉन्ड। तो दिस लोन पेयर इज कॉन्जुगेट विथ डबल बॉन्ड ड्यू टू विच
दिस इज द सी, ड्यू टू विच CX बॉन्ड डेवलप डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा तो वह आसानी से ब्रेक नहीं हो पाएगा। इस कारण, यही कारण है कि यह क्या होता है, ब्रेक होगा, लेकिन इसकी तुलना में हमको ड्रेस्टिक कंडीशन मतलब क्या, यहाँ टेम्परेचर अगर मान लो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ टेम्परेचर हमको बढ़ाना पड़ेगा। रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक देगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं देगा, लेकिन इसकी तुलना में कम देगा। यहाँ हमको ड्रेस्टिक कंडीशन देना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पैसा बहुत कम करना पड़ेगा। तो जब एनर्जी दे के आप कोई रिएक्शन कर रहे हो तो मतलब वह क्या है, वह स्टेबल है, वह लेस रिएक्टिव है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देगा। हेलो एल्केन्स गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन but not at a normal condition. It gives nucleophilic substitution reaction at drastic condition. drastic मतलब समझ रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रेशर ज़्यादा करना पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जा रहा है जो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? तो पहला कारण क्या था, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया जो आसानी से ब्रेक नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि हेलो एरिन्स लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स। क्लियर हो रहा है? राइट डाउन करते चलिए। दूसरा कारण क्या था बेटाओ? दूसरा था टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एट CX बॉन्ड, ठीक है। और देखते हैं, दोनों साथ साथ ही कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। ये X हो गया, ये क्या हो गया, हेलो एरिन्स, और यहाँ एक ले लो हेलो एल्केन्स, CH3 लो, जो आपकी इच्छा हो, हेलो एल्केन्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एट CX बॉन्ड। CX बॉन्ड में समझ रहे हो, इसको ओपन कर लो अगर दिक्कत CX बॉन्ड समझने में हो तो। यहाँ CH दिस CX बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या है C, यहाँ पर C है, ये CX बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, यहाँ पर क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बोलो। यहाँ पर क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे मोर परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर होगा 33.3%, फर्स्ट ईयर में पढ़े होगे। यहाँ पे 33.3% क्या है S कैरेक्टर, यहाँ पर क्या है 25% S कैरेक्टर, यहाँ पर कितना है 25% S कैरेक्टर। और फिर बताया गया था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि S परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा वह कार्बन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे S परसेंटेज क्या है 33 पॉइंट, यहाँ पर क्या है 25%। तो यहाँ पर S का परसेंटेज ज़्यादा है, तो जब S का परसेंटेज ज़्यादा है तो जो यहाँ पर कार्बन होगा वह क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। यहाँ पर कार्बन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, और यह कार्बन क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है, ठीक है। अब देखो, तो जब बेटा यह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा इसकी तुलना में, तो यह जो साझा इलेक्ट्रॉन है वह आसानी से X ले नहीं जा पाएगा। रिएक्शन में होता कैसे ही क्या होता था, RX है, यह अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता था, तो यहाँ पे R+ और X- बनता था, और इसी पे न्यूक्लियोफाइल क्या करता था, अटैक करता था। तो X- कब तोड़ पा रहा है, जब ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तभी ना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो यह आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करके X- निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को यह आसानी से नहीं ले जा पाएगा। क्यों नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि पीछे से एक ताकत इसको खींच रही है कि तुम ले ना जा पाओ, क्योंकि मैं भी इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया हूँ। क्यों, तुमसे कम हुआ लेकिन थोड़ा सा ताकत है अंदर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस कार्बन की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे अंदर बेटा sp2, यह कार्बन बोलेगा मेरे अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है।
तो मेरे अंदर जब sp2 पाया जा रहा है तो मतलब हमारा थोड़ा सा s कैरेक्टर यहाँ पर ज़्यादा है। तो अब s कैरेक्टर ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोनिगेटिव हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं लेने जाने दूंगा। तो जब नहीं लेने जाने दूंगा तो यह X आसानी से निकल नहीं पाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर हो रहा है। तो दूसरा कारण क्या है कि हेलो एरिन्स के CX बॉन्ड पर sp2 पाया जाता है और यहाँ पे sp3 पाया जाता है। तो यह कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, यह कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो जब यह ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो यह भी थोड़ा सा अपनी तरफ पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब खींचेगा तो यह आसानी से जा नहीं पाएगा, और जब जा नहीं पाएगा तो X निकल नहीं पाएगा, तो कोई आके जुड़ नहीं पाएगा। क्लियर हो रहा है। तो दूसरा क्या हो गया, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एट CX बॉन्ड। ठीक है। तीसरा देखो, मिटाऊं, तीसरा क्या था, पोलैरिटी। ये भी बहुत सिंपल है, पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड। फिर आओ X ठीक है। ध्यान दो, यहां पर क्या था, sp2, यहां पर क्या था, sp3। ठीक है। तो बेटा पहले यहां बात करते हैं। तो यह कार्बन क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, अभी पहले बताया हूँ। तो जब लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा और यह क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, बोलो जब यह कम हो गया, यह ज़्यादा हो गया, तो यह बॉन्ड क्या हो जाएगा, मोर पोलर हो जाएगा ना। बोलो यार, मोर पोलरिटी कैसे देखते हैं, जब यहाँ पर एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जैसे मानो यहाँ A है, यहाँ पर B है, तो जब दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो यह बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा ना, पोलर। तो जब यह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यह क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोलो, तो जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यह बॉन्ड आसानी से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह बॉन्ड क्या हो गया, मोर पोलर। समझ में आ रहा है। और इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है 2.05 डायोप्टर। कितना होता है, 2.05 डायोप्टर। और जिसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है वह क्या होता है, मोर पोलर। समझ में आ रहा है। पोलर क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसके बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यह कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे S का परसेंटेज क्या है, कम है। समझ में आ रहा है। अब देखो, यहाँ sp2 है, यह कार्बन इस कार्बन की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब तब इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हुआ, कम हो गया। तो यह बॉन्ड क्या हो जाएगा, लेस पोलर। यह बॉन्ड क्या हो जाएगा, लेस पोलर। और जब लेस पोलर होगा तो म्यू की वैल्यू 1.73 डायोप्टर। कितना हो रही है, 1.73 डायोप्टर। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम आ रही है, तो यह कम पोलर होगा। जब कम पोलर होगा तो X माइनस आसानी से रिलीज नहीं हो पाएगा, और जब आसानी से रिलीज नहीं हो पाएगा तो कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैच नहीं हो पाएगा। क्लियर हो रहा है सब कॉन्सेप्ट। एक और कारण देख लो, मैं हल्का बता रहा हूँ। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाए जाने के कारण जो यह बॉन्ड है, यह बॉन्ड बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है, लॉन्ग लेंथ बड़ा होता है, 1.79 पिकोमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। यह बॉन्ड शॉर्ट होता है क्योंकि यहाँ पे 2 p ऑर्बिटल है, इसका 1.66 पिकोमीटर। तो जब बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो फिर आसानी से ब्रेक नहीं हो पाएगा। क्लियर हो रहा है। तो कोई पूछेगा पोलरिटी, तो हेलो एरिन्स का CX बॉन्ड क्या होता है, लेस पोलर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर यह मोर पोलर होता है क्योंकि यहाँ पे CX बॉन्ड के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो ज़्यादा पोलर होगा, आसानी से यह बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, राइट डाउन करते चलिए। कोई भी मन में क्वेश्चन आएगा प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स और माई व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, कोई भी बेटा डिस्कशन, लेकिन वीडियो देखो एक बार, हवा में नहीं। ठीक है। चौथा देखो, चौथा लास्ट है। इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटायन।
क्या है समझो। फेनिल कैटायन कैसे, मान लो अगर यह बॉन्ड ब्रेक हो गया, मान लो, ठीक है, तो ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से X माइनस जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब देखो दिस पॉजिटिव चार्ज एंड p orbital of ring are perpendicular to each other। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, देखो p ऑर्बिटल ऐसे ऊपर होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, मतलब जैसे समझो यह p ऑर्बिटल हो गया और यह वाला कैप क्या हो गया, कैटायन हो गया, ठीक है। तो यह एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब कैटायन और p ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर है तो दिस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस होने के लिए क्या चाहिए, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। रेजोनेंस में पढ़ाया, मैं फर्स्ट में पढ़ाया हूँ कि रेजोनेंस तभी होगा जब मॉलिक्यूल क्या हो, प्लेनर, एक ही प्लेन में हो। लेकिन यहाँ पर p ऑर्बिटल क्या है, ये तो प्लेन में है लेकिन p ऑर्बिटल एबव द प्लेन है, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो जब परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, दिस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, दैट्स वाई दिस पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल। क्या होगा, अनस्टेबल। और जब अनस्टेबल होगा तो यह एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो यह 4 कारण थे जिसमें हमने बता दिया कि हैलो एरिन्स आर लेस, नोट कर लेना, आर लेस रिएक्टिव देन हैलो एल्केन्स, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर आया ही होगा, नहीं पॉसिबल नहीं है कि ऐसा ना हो। और मैं चाह रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस पूछें, वीडियो देखें, और आप लोग से निवेदन है कि MP सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।